नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड के अंदर हम वायरस की स्ट्रक्चर, वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस के जनरल कैरेक्टर, वायरस के नोमेनक्लेचर और वायरस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम वायरस की डिस्कवरी से, या वायरस वर्ड है जो कहाँ से डिस्कवर हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वायरस शब्द से लिया गया है, यानी कि वायरस या वायोज शब्द से लिया गया है। और वायोज वर्ड का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, या जिसे अपन तरल विष भी कहते हैं, या इसे विष अणु भी कहा जाता है। वायरस है जो जीवाणु से भी माप में छोटे कण होते हैं और इन्हें जीवाणुज फिल्टर या बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर है जो ज्यामितीय आकृति के क्रिस्टल पिंड के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? ज्यामितीय आकृति के या जियोमेट्रिकल शेप के क्रिस्टल पिंड के रूप में दिखाई देती हैं। अगर इसकी केमिकली जो सिचुएशन देखें तो वायरस क्या होते हैं, तो वायरस प्रोटीन के आवरण से गिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं ये? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप जानते हो। न्यूक्लिक एसिड है जो दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यानी कि वायरस है जो क्या हो सकते हैं, या तो डीएनए के बने हो सकते हैं या आरएनए के बने हो सकते हैं। और इनके चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन का कवरिंग होता है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम इवेनोविस्की के अनुसार विषाणु रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी हैं। क्या है इवेनोविस्की, जिसको वायरस की खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो वायरस की डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है? इवेनोविस्की को दिया जाता है। और इन्होंने वायरस को क्या बताया? वायरस हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी होते हैं, यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे बैडन 1943 के अनुसार विषाणु ऐसे रोगजनक अविकल्पी परजीवी हैं या पैथोजेनिक ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जिनका अमाप 200 मिली माइक्रोन से भी कम होता है। कितना? इनकी साइज कितनी कम है? 200 मिली माइक्रोन से भी कम है। लूरिया के अनुसार विषाणु उन अति सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में ही होती हैं। लूरिया जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस की क्या डेफिनेशन बताई? वायरस हैं जो अति सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं, यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती हैं, और इनका जो रेप्लिकेशन होता है वो विशिष्ट होस्ट सेल के अंदर ही होता है। फिर एक और तो मैथ्यूज ने क्या बताया? मैथ्यूज के अनुसार विषाणु किसी एक न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि या तो डीएनए के या आरएनए के एक या अधिक टेम्पलेट को कह सकते हैं। अपन क्या कह सकते हैं? एक या अधिक टेम्पलेट, यानी कि डीएनए या आरएनए की एक ही टेम्पलेट हो सकती है या एक से अधिक टेम्पलेट भी हो सकती हैं, जो क्या करते हैं? समुच्चय जैविक लक्षण दर्शाते हैं, यानी कि उस टेम्पलेट के अंदर वायरस के पूरे कैरेक्टर होते हैं। तो वायरस की डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है? एक रूसी वैज्ञानिक जिसका नाम है इवेनोविस्की, इनको है जो वायरस की खोज का डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया? देखा कि जो संक्रमित या इन्फेक्टेड पौधे होते हैं उनके रस को स्वस्थ पौधे की पत्ती से रगड़कर तंबाकू के मोजेक रोग के लक्षण उत्पन्न किया जा सकते हैं। यानी कि जो वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट थे, उन प्लांट्स को यानी कि जो हेल्थी प्लांट थे उनसे इन्फेक्शन करवाया, तो वो जो हेल्थी प्लांट थे वो भी क्या हो गए? तंबाकू मोजेक डिजीज से जो इन्फेक्टेड हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? इस रस को जीवाणु फिल्टर से छानने पर उन्हें इसमें जीवाणु नहीं मिले, परंतु छाने हुए रस को पुनः पत्ती पर रगड़ने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? जो इन्फेक्टेड लीफ थी, इन्फेक्टेड लीफ के उन्होंने सोचा कि इसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा इसका डिजीज होता है, तो इन्होंने जो इसके रस को है जो जीवाणु फिल्टर से छानना, लेकिन उस फिल्ट्रेशन में जो जीवाणु के यानी कि जीवाणु के मॉलिक्यूल्स नहीं मिले, लेकिन फिर उन्होंने इस रस को वापस लीफ के ऊपर डाला तो लीफ के अंदर वापस रोग लक्षण है जो उत्पन्न हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? छाने हुए रस का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर उनमें कोई भी जीव दिखाई नहीं दिया। तो जो इवानोव्स्की थे वो संक्रामक रोग के कारकों का पता नहीं लगा सके। इसके बाद बेजेरिंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इवानोव्स्की के परिणामों की पुष्टि की तथा इस संक्रामक द्रव्य का नाम इन्होंने क्या रखा? कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम। क्या नाम रखा? कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम। इसी वर्ष यानी कि 1898 में लोफलर तथा फ्रोस्ट ने जानवरों में मुंह तथा पैर के रोगों को जीवाणु रहित फिल्ट्रेट से प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि जो एनिमल्स है उनके अंदर जो मुंह और पैर के रोग होते थे उनको जीवाणु रहित फिल्ट्रेट से प्रेरित करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है वो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, तो इवानोव्स्की को तो क्या दिया जाता है?
वायरस की खोज का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये यानी कि डिफाइन नहीं कर पाए कि ये चीज़ है जो वायरस है। तो जो जीवाणु रहित फिल्ट्रेशन था, उस फिल्ट्रेशन के अंदर अज्ञात कारकों की उपस्थिति के कारण प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो रोग उत्पन्न होते थे, तो इन कारकों को इन्होंने क्या नाम दिया था? विषाणु या वायरस नाम दिया था। फिर विषाणुओं की स्टडी करने के बाद में इन्होंने क्या डिस्कस निकाला कि जो विषाणुओं का प्रवर्धन होता है वो किसके अंदर होता है? केवल और केवल लिविंग सेल्स के अंदर ही होता है। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? अविकल्पी आंतरकोशिक परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। यानी कि ये जो लिविंग सेल्स होती हैं उसके बाद तो ये डेड होते हैं, और जबकि डेड या मृत होते हैं, जबकि लिविंग सेल्स को ये इन्फेक्टेड करते ही कैसे हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? अविकल्पी आंतरकोशिक परजीवी या ऑब्लिगेटिक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहा जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आदि उपकरणों तथा तकनीकों की सहायता से विषाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया। स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस का सफलतापूर्वक क्रिस्टलीकरण करने में यानी कि सफलतापूर्वक इसका क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया या क्रिस्टलीकरण किया, और उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में प्राप्त किया। यानी कि जो साइंटिस्ट है स्टैनले हॉल, इन्होंने क्या किया? जो टीएमवी थे, टीएमवी का मतलब हो गया टोबैको मोज़ेक वायरस, इनके क्रिस्टलीकरण में सफलता प्राप्त की और उनको बताया कि ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। इस खोज के लिए स्टैनले को 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विषाणुओं की प्रकृति के बारे में या नेचर्स ऑफ वायरसेस। तो विषाणुओं की प्रकृति के विषय में कवक द्रव्यवाद, जीवाणुवाद, ऑक्सीकारक एंजाइमवाद तथा विषाणुवाद आदि अनेक मत रखे गए। यानी कि कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी वायरस के नेचर्स को समझने के लिए? बैक्टीरियल थ्योरी, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम थ्योरी एंड वायरस थ्योरी। इसके अलावा माइकोप्लाज्म थ्योरी दी गई थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है जो वायरस की प्रकृति का निर्धारण किया गया। तो सबसे जो ज़्यादा प्रचलित जो वाद है जिसका नाम है विषाणुवाद या वायरस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार वायरस की प्रकृति या नेचर क्या होता है? तो नंबर 1, वायरस कणिकामय संरचनाएं होती है। यानी कि कैसी संरचनाएं हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें अपन सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं। अधिकांश विषाणु या वायरस जीवाणुज फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा नहीं छाना जा सकता है। फिर तीसरा जो इसका नेचर क्या है कि विषाणु का संवर्धन कृत्रिम माध्यम या आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको लेबोरेटरी के अंदर जनरेट नहीं किया जा सकता है, या इसका आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर इनको ग्रो नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो चौथा इसका नेचर है वो क्या है? विषाणु अपने विशिष्ट पर्पोसी में लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो वायरस होंगे वो किसी स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्टेड करते हैं, और उसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही है जो लक्षण या यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है जो उत्पन्न करते हैं। फिर इनका नेचर नेक्स्ट कौन सा हो गया? ये ताप तथा आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वायरस है जो इनएक्टिव या नॉट वायबल रहते हैं। अब जबकि नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वायरस है जो वायबल रहते हैं, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर रहता है तो भी वायरस है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो वायरस है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के प्रति क्या दर्शाते हैं? रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। नेक्स्ट इसका 6 नंबर अपन नेचर देखते हैं। वायरसों को या विषाणु को रसायन तथा ताप उपचार से निष्क्रिय या इनएक्टिव किया जा सकता है। इनको केमिकल थेरेपी या थर्मोथेरेपी के द्वारा अपन इनको क्या कर सकते हैं? इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर जो 7वां बिंदु है वो क्या कह रहा है? परपोषी ऊतक में विषाणु जीवित जीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर वायरस किसी होस्ट सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो कैसे कैरेक्टर शो करते हैं? लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। 8वां अपन बिंदु पढ़ते हैं। ये बिंदु क्या कहता है कि ये अविकल्पी आंतरकोशिक परजीवी होते हैं। यानी कि कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। यानी कि इनको वायबल रहने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत रहती है। अगर होस्ट सेल इनको नहीं मिलती हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर जो 9th नंबर जो इसका नेचर है वो क्या है? इनमें परकार्य स्वायत्तता या फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है। यानी कि ये अपने आप में फंक्शन नहीं कर सकते हैं, इनको फंक्शन करने के लिए किसी न किसी होस्ट सेल की ज़रूरत रहती है। पढ़ते हैं वायरस के भेदमूलक लक्षण या डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। तो सबसे पहले अपन 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लो फॉर टर्नियर। इनके अनुसार वायरसों के भेदमूलक लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इन्होंने है जो लो फॉर टर्नियर ने विषाणु और अन्य जीवों के निम्न लक्षणों में भिन्नता बताई। तो
इन्होंने क्या बताया कि वायरस के अंदर जो फर्स्ट जो भेदमूलक लक्षण क्या होता है, वायरस में या विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि दोनों में से, यानी कि या तो डीएनए प्रेजेंट होगा वायरस के अंदर या आरएनए प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जबकि जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें है जो दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट रहते हैं। तो वायरस किसके बने हो सकते हैं, या तो डीएनए या आरएनए, यानी कि दोनों में से किसी एक न्यूक्लिक एसिड के बने हो सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर भेदमूलक कैरेक्टर पढ़ते हैं तो अन्य जीवों से विपरीत विषाणुओं में वसा, पॉलीसेकेराइड तथा एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनके अंदर फैट है, पॉलीसेकेराइड है और एंजाइम एब्सेंट रहते हैं, जबकि अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट अपन तीसरा जो भेदमूलक कैरेक्टर पढ़ते हैं, विषाणुओं में विभाजन केवल आनुवंशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति के रूप में होता है। किसमें होता है? रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, उस रेप्लिकेशन के द्वारा ही है जो विभाजन होता है। इनमें अन्य जीवों के समान कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, वायरस का भेदक मूलक जो लक्षण पढ़ते हैं वो क्या होता है कि जो विषाणु होते हैं वो होस्ट सेल्स के अंदर सीधा किसका प्रयोग करते हैं? राइबोसोम का प्रयोग करते हैं। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, विषाणुओं में जीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इन गुणों का अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विषाणुओं के जैविक गुणों के बारे में, या लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज, यानी कि वायरस हैं जो सजीव लक्षण भी दर्शाते हैं और निर्जीव लक्षण भी दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सजीव लक्षणों या सजीव गुणों या जैविक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1, इसके अंदर जो लिविंग कैरेक्टर होता है या लिविंग प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके अंदर पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन होती है, जो एक लिविंग कैरेक्टर है या लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी लिविंग प्रॉपर्टीज ये हैं कि विषाणुओं के उत्वर्ती रूप या उत्परिवर्ती रूप, या जिसे अपन कहते हैं म्यूटेंट फॉर्म भी पाए जाते हैं। और उत्परिवर्तन क्या है? एक प्रमुख जैविक लक्षण है, यानी कि म्यूटेशन है जो क्या होता है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर अचानक उसके डीएनए के अंदर होने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। और उत्परिवर्तन के कारण है जो जातिवर्ता या नई जातियों का विकास भी होता है। तो जिस तरह से लिविंग सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है उसी प्रकार वायरस के भी हैं जो म्यूटेंट फॉर्म प्रेजेंट रहते हैं। जो इसका लिविंग प्रॉपर्टीज ये हैं कि यह ताप, रासायनिक पदार्थों, विकिरण आदि उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी कि आदि स्टिमुलेंट के प्रति ये क्या करते हैं? रेस्पॉन्स देते हैं। फिर विषाणुओं में प्रतिजनी या एंटीजेनिक कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें है जो आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ठीक इसी प्रकार लिविंग सेल्स के अंदर तो दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो वायरसेज होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है? आरएनए या डीएनए प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, लिविंग कैरेक्टर पढ़ें तो इनका जो प्रवर्धन या मल्टीप्लिकेशन है वो केवल लिविंग सेल्स में ही होता है या जीवित कोशिकाओं में ही होता है। और इसका नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टर है जो लिविंग प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, विषाणु प्रोपोसी विशिष्टता दर्शाते हैं, यानी कि कोई भी विषाणु होता है वो स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्टेड करते हैं और उसी स्पेसिफिक होस्ट के अंदर है जो अपने कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं विषाणुओं में निर्जीव पदार्थों के गुण क्या होते हैं या इन एनिमेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज। तो इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? तो विषाणु निर्जीव पदार्थों के अनेक लक्षण दर्शाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित लक्षण है जो नीचे दिए गए हैं। तो नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यानी कि इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। दूसरा क्या है इसका कैरेक्टर? ये अपनी विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर ये क्या रहते हैं? अक्रिय रहते हैं या निष्क्रिय रह सकते हैं, यानी कि ये स्पेसिफिक होस्ट सेल्स के अंदर ही हैं जो लिविंग होते हैं। अगर होस्ट सेल को ये इन्फेक्टेड नहीं करते हैं तब तक ये इनर्ट रहते हैं या अक्रिय रहते हैं। फिर जो तीसरा इसके अंदर कैरेक्टर क्या होता है? ये स्वतः उत्प्रेरक होते हैं या ऑटोकैटालाइटिक होते हैं और इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है, यानी कि ये अपने आप उत्प्रेरित हो सकते हैं लेकिन इनमें अपने आप फंक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। इनको फंक्शंस करने के लिए किसी ना किसी होस्ट सेल की ज़रूरत रहती है। तो चौथा कैरेक्टर है कि इनके अंदर सेल वॉल और या जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती हैं वो दोनों की दोनों क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। फिर इनके अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं पादप और जंतु विषाणुओं में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इनके अंदर दो मुख्य अंतर हैं। नंबर 1 जो मुख्य अंतर क्या होता है प्लांट वायरस और एनिमल वायरस के अंदर? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि सभी प्रकार के पादप विषाणुओं में आवरण का अभाव होता है, यानी कि इनके चारों तरफ है जो कैप्सूल या कवरिंग एब्सेंट होता है, जबकि जंतु विषाणुओं में जो आवरण होता है वो प्रेजेंट रहता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, या फिर अनुपस्थित भी हो सकते हैं जैसे पोलियो, मेरुरज्जु शोथ वायरस।
तो इनके अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो गया कि जो प्लांट वायरस होंगे इनके अंदर है जो आवरण है जो एब्सेंट होगा, लेकिन एनिमल वायरस के अंदर जो कवरिंग होती है या तो प्रेजेंट रहती हैं या एब्सेंट रहती हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, मम्प्स वायरस है, इनके अंदर तो कवरिंग प्रेजेंट रहती हैं, जबकि पोलियो मेरुरजोसोथ वायरस या पोलियो माइलिटीज वायरस जिसे अपन पोलियो वायरस भी कहते हैं, इनके अंदर है जो कवरिंग है जो एब्सेंट रहती हैं। फिर जो दूसरा इसके अंदर डिफरेंस ये है कि सभी पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है, जबकि सभी जंतु विषाणुओं में ये क्या हो सकता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मेनली जो प्लांट वायरस होंगे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट रहेगा, केवल और केवल आरएनए ही प्रेजेंट रहेगा, जबकि जो एनिमल वायरस होते हैं उनके अंदर या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहेगा या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहता है।